नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दोस्तों, अगर इस देश में जीएसटी लागू ना होता तो क्या होता? अगर इस देश में नोटबंदी लागू ना होती तो क्या होता? इस देश में आईएनएलएफ जैसी बड़ी कंपनी, जो पीएसयू था, सरकार का उपक्रम था, अगर वो घाटे में ना जाता तो क्या होता? सहकारिता के क्षेत्र में अगर अमित शाह जैसे लोग और बाकी नेता अगर नेतागिरी ना चमकाते तो क्या होता? इस देश में अगर इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट में दे दिया जाता तो क्या होता? इलेक्टोरल बॉन्ड अगर नहीं आता तो क्या होता? और इन सब सवालों के बीच आप 1947 का जिक्र भी कर सकते हैं कि 1947 हमारे देश का आजादी का वर्ष था और उस वर्ष इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, परंतु उसके बाद भारत आत्मनिर्भर भारत बना और एक एक चीजों को जोड़ते चले गए। तब के प्रधानमंत्री कोई भी रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी रहे हो, वो एक एक चीज को जोड़ते हुए चले गए। परंतु एक दौर ऐसा आया कि जब 2001 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय मंदी का दौर आया। मंदी के दौर में उस समय विश्व आया, तो उस समय विश्व के पटल पर हर चीज को प्राइवेटाइजेशन का एक बहाना बनाकर खड़ा करने का प्रयास उस दौरान किया गया था। उस दौरान 2001 में सरकार और सरकार के जो साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने सरकार से, वाजपेयी जी से कहा कि आप इस प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योरेंस सेक्टर को खोल दीजिए और यहां तक कि आप जो हमारी रक्षा संयंत्र है उनके लिए भी खोल दीजिए। परंतु तब भारत में एक आरएसएस का एक संस्था है, स्वदेशी जागरण मंच, वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तब उसको देख रहे थे दत्तात्रेय दत्तोपंत टेंगड़ी। उन्होंने इसका विरोध किया और कहीं ना कहीं वो बातें धीरे धीरे कम होती चली गई। परंतु अब उस समय उस समय एक और सलाहकार घूमते थे, उनका नाम था गुरुमूर्ति, जो आजकल भारत के आरबीआई का जो बोर्ड है उसके सदस्य हैं। और आप समझ सकते हैं कि आरबीआई ने इस दौर में बैंकों का कितना बंटाधार किया है। वही लोग अब स्वदेशी की बात करने लगे हैं। स्वदेशी की बात करते करते मैं आपको 2004 से 2014 और 2014 से 2024 तक का आंकड़ा दूंगा कि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा कि हमारे गणेश जी की छोटी आंख है। छोटी आंखों का मतलब वो चाइना की बात कर रहे थे। चाइना वालों ने हमारे गणेश जी की छोटी आंखें बनाकर हमारे बाजार में बेच दी है और हर चीज हम विदेशों पर निर्भर करते हैं। उसी मंच से जहां से कि वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रवाद का नारा देते हुए ये नारा लगा रहे थे कि अब विदेशी चीजों का बहिष्कार कीजिए। जब हम इन सब चीजों पर जाए, उससे पहले आप ये दो वीडियो देखिए। गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है।
आप घर में जाके सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है दोस्तों। राष्ट्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें पेश कर रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री विदेशी ब्रांड्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, कहां गया आपका मेक इन इंडिया का नारा जब खुद प्रधानमंत्री चीनी ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं। और बात यहां नहीं रुकती। ये देखिए, चीन की दिग्गज फुटवेयर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी। यह निवेश कानपुर और आगरा में प्रस्तावित 2 फुटवेयर पार्कों के लिए है। इससे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। ये दोहरे मापदंड भाजपा लाती कहां से है? माना यहां पर रोजगार मिलेगा जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, हालांकि रोजगार की ऑपरेशन सिंदूर के धागे में पिरोते हुए राष्ट्रवाद को प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, परंतु आपने देखा कितनी मनोहर तस्वीरें थी ये। इन तस्वीरों से आप जान पाएंगे। अब आप ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए जिसमें कि 2004 से 2014 और 2014 से 2024 तक किसने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इस देश को घाटा हुआ। अब यहां पर सवाल यह है कि चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते बढ़ते चले गए, वो मनमोहन सिंह के काल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना था और प्रधानमंत्री मोदी के काल में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो गया। इसीलिए 2 कालखंड में आज स्थितियों को शुरुआत में समझ लीजिए। चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर 2004 से 2014 और 2014 से 2024 मनमोहन सिंह के हाथ में जब सत्ता आई, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता छोड़कर चले गए, उस वक्त भारत जो इंपोर्ट कर रहा था माल, यानी चीन से जो माल आ रहा था, वो सिर्फ $7 बिलियन का था 2004 में, यानी लगभग 59,000 करोड़। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस वक्त जो चीन से सामान आ रहा था वो 7 बिलियन से बढ़कर 31 बिलियन डॉलर हो गया, यानी लगभग 2,64,000 करोड़। यानी एक झटके में जो तादाद बढ़ी इन 10 बरस के भीतर चीन से आने वाले माल को लेकर, वह 24 बिलियन डॉलर की बढ़ी, यानी तकरीबन 2,05,000 करोड़ की। अब जब मनमोहन सिंह चले गए, जो कि छोड़कर गए थे, जो चाइना से माल आता था 31 बिलियन डॉलर, वह 2024 में बढ़ते बढ़ते 113 बिलियन डॉलर हो गया। यानी जो बढ़ते बढ़ते 82 बिलियन डॉलर और ज्यादा बढ़ गया, यानी 7 लाख करोड़ से ज्यादा चीन के जरिए सामान हमारे घरों में आने लगा। यानी भारत जो इससे पहले जितना सामान मंगाता था उसकी तुलना में यह लगभग कई गुना ज्यादा हो गया। और इसीलिए भारत की मशीनरी, भारत के केमिकल्स, भारत के भीतर का टेक्सटाइल, भारत के भीतर का फार्मा सेक्टर, सब कुछ चीन पर निर्भर हो गया। और अगर आप इसके उलट देखना चाहते हैं कि भारत चीन को भी तो कुछ माल दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। 2004 में वो 5.6 बिलियन डॉलर का सामान चीन को दे रहा था, यानी 47,000 करोड़ का। जब मनमोहन सिंह जा रहे थे उस बरस 17 बिलियन डॉलर का हो गया था। 17 बिलियन डॉलर यानी 1,45,000 करोड़ रुपया। और अब पिछले बरस जो है, जो भारत जो सामान बेच रहा है वह 2014 से भी कम हो गया। यानी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम हो गया। 17 बिलियन डॉलर से घटकर हम 14.25 बिलियन डॉलर पे आ गए, यानी तकरीबन 1,45,000 करोड़ का जो सामान 2014 में हम भेज रहे थे वो पिछली बरस घट के 1,21,000 करोड़ का हो गया। 11 बरस से सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की है। इस दौर में निकटता जिस तर्ज पर उभर कर आई उसने समूची दुनिया को चौंकाया भी था। जब शी जिनपिंग अहमदाबाद गए थे और उसके अगले बरस एक बार फिर पूरी दुनिया चौंकी थी जब प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने लाहौर पहुंच गए थे।
एक झटके में पूरी दुनिया चौंकी थी। यह नया रिश्ता शायद सार्क से आगे का होगा, लेकिन इस झटके में भारत की डिफेंस नीति उसके बाद और बढ़ती चली गई और दुनिया में भारत हथियार खरीदने में पहले नंबर पर आकर खड़ा हो गया। यानी सऊदी को भी पीछे छोड़ दिया गया और दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में सामान आने लगा। निकटता दिखाई तो ऐसी दिखाई कि शी जिनपिंग अहमदाबाद पहुंच गए। निकटता दिखाई तो ऐसी दिखाई कि नवाज शरीफ के जन्मदिन की बधाई देने लाहौर पहुंच गए। और निकटता दिखाई तो ऐसे दिखाई कि ट्रंप को चुनाव में जिताने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। निकटता के बीच किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, या फिर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां और उसके साथ अमेरिकी ट्रेड वार की स्थितियों ने भारत को एक झटके में एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अब उसके सामने चुनौती है। अगर देश को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया गया तो फिर चीन पर निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भारत में कोई भी सामान बिना चीन के चलेगा ही नहीं। और स्थिति उससे ज्यादा विकट यह होगी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो सामरिक महत्व की चीजें हो या फिर किसी भी संबंध और बाजार को लेकर कोई भी नया राग दुनिया अपना रही हो, भारत सिर्फ और सिर्फ खरीदार रहेगा। चीन के अलावा भी भारत कई और देशों से एक्सपोर्ट करता है। समूची दुनिया के भीतर भी अगर हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखें तो 2004 में हम 80 बिलियन का एक्सपोर्ट जो था कर रहे थे और 2014 में ये एक्सपोर्ट 321 बिलियन तक आ गया। यानी 80 से 321 बिलियन तक हम पहुंच गए एक्सपोर्ट करने में। और आज की तारीख में हम 825 बिलियन तक पहुंच गए हैं। इसमें भी कोई दो बात नहीं, रफ्तार पकड़ी गई है। लेकिन इंपोर्ट जो 501 बिलियन डॉलर का 2004 में हो रहा था, मनमोहन सिंह ने उस इंपोर्ट को कम कर दिया और 501 बिलियन डॉलर जो 2004 में था वह 2014 में घटकर 460 बिलियन डॉलर पे आ गया और 2024 में वो बढ़ते बढ़ते 915 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, दुगने से ज्यादा। यानी एक ऐसी स्थिति है इस दौर में, अगर भारत के सामानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तौर पर आप परखना चाहते हैं तो फिर इस दौर में भारत की निर्भरता कहां है? भारत की निर्भरता दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर देशों के ऊपर है और यही भारत की व्यापार नीति है। और इस व्यापार नीति को करने के लिए कोई भारत की आम कंपनी का व्यक्ति तो निकलेगा नहीं, स्टार्टअप और एमएसएमई तो निकलेंगे नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेट निकलेंगे। इसीलिए भारत के भीतर के कॉरपोरेट्स का विस्तार जिस तेजी के साथ हुआ, दरअसल उसी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तमाम समझौतों को अंजाम दिया। और भारत के भीतर जो पब्लिक सेक्टर की पूरी कमाई, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तकरीबन 17 साढ़े 17 लाख करोड़ का है, पीएसयू का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कहीं ज्यादा पैसा इस देश के अरबपति और कॉरपोरेट और बिजनेसमैन को माफ बैंक कर देती है। उससे कहीं ज्यादा नेटवर्थ इन 10 वर्षों में उन्हीं का बढ़ जाता है। यानी हमारी अपनी निर्भरता हमारे अपने प्रोडक्ट को लेकर, हमारे अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेकर इस दौर में गायब हो गई। आज भारत करीब 90% चीजों पर विदेशी सामान पर निर्भर है। यहां का जो उद्योग है, यहां का जो वो है मेक इन इंडिया, और जो शेयर आपने देखा होगा उसका, वो शेयर कहीं ना कहीं छुप गया है। वो क्यों छुप गया है? उसका कारण है जीएसटी, उसका कारण है नोटबंदी। नोटबंदी का जब दौर आया तो वो छोटे उद्योगों को खा गया। जीएसटी आया तो उसने चीजों को इतना महंगा कर दिया कि जो चीज 4 बार बिक रही है वो चारों बार टैक्स देकर बिक रही है। तो उससे छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारियों पर फर्क पड़ा और उसका कारण यह रहा कि भारत का जो प्रोडक्शन क्षेत्र है, जो कारखाने हैं, वो बंद होने के कगार पर आ गए और भारत 90% चाइना और बाहरी देशों पर निर्भर हो गया। अमेरिका कॉरपोरेट के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहता, तभी वो टैक्स बढ़ाकर, टैरिफ बढ़ाकर अपने देश को अमीर बना रहा है। परंतु भारत कहां से टैक्स बढ़ाएगा? भारत कहां से
प्रोडक्शन करेगा। भारत को जितनी पॉपुलेशन, आज विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भारत है, परंतु यहां प्रोडक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं बनता। जो 2-4 चीजें बनती है उनको कोई पूछता नहीं है। आप दाल, चावल और ये सब चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु ऐसा कोई उत्पादन नहीं है जिसकी बाहर डिमांड हो और जिस पर हम अपनी मोनोपोली चला सके। चाइना अपनी मोनोपोली चलाता है, अमेरिका अपनी मोनोपोली चलाता है, रूस अपनी मोनोपोली चलाता है, परंतु भारत अपनी मोनोपोली नहीं चला सकता, क्योंकि उसने ये 2014 से 2024 का जो काल रहा, उसने केवल कॉरपोरेट को बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों को बढ़ाने का काम किया, छोटे उद्योगों को बढ़ाने का काम नहीं किया। जबकि जो अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि अगर आपका असंगठित क्षेत्र मजबूत नहीं है, असंगठित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं जिनमें किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50 लोग काम करते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो सकती है। क्योंकि जब वो ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी। 10वीं पास, 8वीं पास लोगों को वो नौकरी पर रख लेते हैं, परंतु जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वह टाई और सूट बूट के लोगों को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 145 करोड़ का देश प्रोडक्शन की लाइन में पिट रहा है और चाइना हमसे करीब 135 करोड़ की जनसंख्या का देश है, वो हमसे आगे है, तो हमारी कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन को नहीं कर पाए। हमारी कौन सी वो नाकामयाबियां हैं कि जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। केवल बतौलों के अलावा कुछ नहीं। इस पर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाया है? खाली बतौलगिरी से देश नहीं चलेगा, खाली जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा, खाली नारों से देश नहीं चलेगा, खाली चुनाव जीतने से देश नहीं चलेगा, खाली राष्ट्रवाद के नाम पर जो छलावा हो रहा है उससे देश नहीं चलेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, देश को प्रोडक्शन में लाने की आवश्यकता है, देश की इकोनॉमी को बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ना देकर गरीब और जो छोटे मझोले उद्योग है उनके हाथ में देने की आवश्यकता है। अगर वो बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, अगर वो घटेंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझदार है, आप भी समझ सकते हैं कि क्या कहानी है, क्यों सारी चीजें चाइना से और बाकी देशों से इस देश में आ रही है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं है। और प्रधानमंत्री कितने भी चीख चीख के बोलते रहे कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करिए, आपने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है इस देश में। जब से आप आए तब से इंपोर्ट कितना बढ़ा है आपने भी देख लिया है। सवाल बार बार वही उठता है कि बतौले नहीं, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर देश नहीं उठेगा तो फिर सब कुछ छिन जाएगा। खाली हथियार खरीदने से देश मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत देश के नागरिकों से होगा। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।